नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के हम आते हैं आपके लिए, जो सामान्य दिन की मूल विषय वस्तु को देख करके तैयार की गई है और आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को देखा गया है, उनको ध्यान में रख करके यह सीरीज बनाई गई है और सही उत्तर के साथ साथ जो बचे वाले विकल्प है उन पर भी हम चर्चा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप लोग निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी का हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला का जो हमारा पहला प्रश्न है वह आपके सामने है। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इसको पहले नरेगा के नाम से जानते थे और तत्पश्चात इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, अर्थात भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। तो नरेगा से मनरेगा किस वर्ष से हुआ, यह सवाल आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। पहला है 2008, 2010, 2009 और 2006। इस हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 2009। वर्ष 2009 में 2 अक्टूबर को, तारीख आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। अब इसको कहा जाने लगा मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा दूसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? हमारा पड़ोसी राष्ट्र अफगानिस्तान है, जिसकी सीमाएं स्थलबद्ध ही है, वह भू आवेष्टित देश है, लैंडलॉक कंट्री उसको बोला जाता है और वहां की राजधानी काबुल है और वर्तमान समय बहुत चर्चा में भी है वह। तो अफगानिस्तान की संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, भारत, चीन, रूस और अमेरिका। भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत के द्वारा वर्ष 2005 में, भारत के द्वारा वर्ष 2005 में अफगानिस्तान की संसद, इसको कहेंगे संसद भवन की नींव रखी गई थी, कि नींव रखी गई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आप जान लीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ष 2015 में अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। याद रखना है आपको, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे, भारत, चीन, रूस और अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। वर्ष 2005 में अफगानिस्तान की जो संसद है या वहां का जो संसद भवन है उसको निर्मित करने को लेकर के भारत सरकार ने सहमति जताई और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अफगानिस्तान के संसद भवन की नींव रखी गई और वर्ष 2015 में
वह भवन बनकर के तैयार हो गया और उसका उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी भी आपको याद रखनी है, काबुल है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में ड्यूरेंट सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण वर्ष 1893 ईस्वी में किया गया था। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा है, ड्यूरेंट रेखा है। यह भी याद रखना कि ये कब बनी, तो वर्ष 1893 ईस्वी में बनी। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? 4 यहां पर विकार दिए हुए हैं, शारीरिक विकार है, ये रोग है, और ऐसा कौन सा रोग है इन चारों में से कोई एक जो दूषित जल पीने से होता है? पहला है एनीमिया, दूसरा है सूखा रोग, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है हैजा। तो दूषित जल पीने से हैजा नाम का विकार जो है वो हो जाता है। हैजा नाम की जो बीमारी है वह हो जाती है दूषित जल को पीने से। बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। एनीमिया का मतलब है रक्त अल्पता, रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी, रक्त अल्पता को एनीमिया कहा जाता है। सूखा रोग खासकर बच्चों में होता है, खासकर बच्चों में होता है, और विटामिन डी की कमी से और होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है। यह भी आपको याद रखना है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी नाम का जो विकार है वह विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और हैजा दूषित जल पीने से होता है, दूषित जल पीने से होता है। 4 विकल्प थे यहां पर हमारे सामने। हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब था हैजा, और बचे हुए विकल्पों की अगर हम बात करें तो एनीमिया का तात्पर्य रक्त अल्पता अर्थात शरीर में खून की कमी, सूखा रोग खासकर बच्चों में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूखा रोग का उपचार क्या है, तो आपको बताना है विटामिन डी। सूखा रोग के उपचार में किस विटामिन की प्रमुखता रहेगी, तो विटामिन डी आपको बताना है। स्कर्वी नामक जो विकार है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बताना विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की अगर प्रचुर मात्रा ली जाए तो स्कर्वी रोग से निजात पाई जा सकती है। हैजा दूषित जल पीने से होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और न्यायाधीश हो सकते हैं? वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, अर्थात कितने पद न्यायालय में सृजित किए गए हैं सीजेआई के अलावा? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 25, 34, 33 और 53। याद रखना आपको, अगर विकल्प हम फिर से दोहरा रहे हैं, 25, 34, 33 और 53, तो हमारे इस जो प्रश्न का सही जवाब है वह है 33। 33 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई के अलावा होंगे। और अगर सीजेआई सहित पूछा गया आपसे तो आप जवाब देंगे 34। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के कितने पद वर्तमान में सृजित हैं, तो आपको जवाब देना है 34। और अगर जैसा कि प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि सीजेआई के अलावा और कितने जज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है 33। सीजेआई रहित और सीजेआई सहित आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई जी हैं। बी आर गवई है, जिनका क्रम, आपको क्रम भी याद रखना है, जिनका क्रम 52वां है।
जिनका क्रम 52वां है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो अगले न्यायमूर्ति होंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो अगले न्यायाधीश होंगे उनका नाम भी चर्चा में इस समय बना हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 में है, यह भी आपको याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? 4 विकल्प यहां पर आपके सामने हैं, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है जल विद्युत। जल विद्युत एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता भी बहुत ज्यादा है, यह भी आपको याद रखना है। तो जल विद्युत को कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ यह है कि जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव हो, ऊर्जा का ऐसा संसाधन जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव हो उसको हम कहेंगे नवीकरणीय, और ऊर्जा का ऐसा संसाधन जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव न हो उसे कहेंगे अनवीकरणीय। तो जो कोयला है यह अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इसकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है। और कोयला एक जीवाश्म ईंधन, ये भी आपको याद रखना है। पेट्रोलियम ये भी अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, इसकी भी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसकी भी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपके लिए हम ऐसे लेकर के आए जिनका उत्तर आपको नहीं में देना है। और नहीं वाले जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा की तिथि में तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसी चीज को ध्यान में रख करके हमारी टीम आपके लिए जो 10 प्रश्न हम लोग चुन करके लाते हैं, जो कि जैसा कि मैंने भी पूर्व में बताया भी है कि आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को देख करके उनको बनाया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे गए हैं और सामान्य अध्ययन में जितने भी विषय शामिल हैं हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लाने का प्रयास रहता है, जो कि अगर कारणवश छूट गया तो वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, अगली सीरीज में उस प्रश्न को शामिल जरूर किया जाएगा। झील और राज्य, यहां पर हमें झील और राज्य, झील की स्थिति और राज्य के बारे में बताना है। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसमें नहीं है बताना है। तो नहीं है को हमने पहले अंडरलाइन कर लिया। अब हमें 4 विकल्प पढ़ने हैं। नैनी झील राज्य उत्तराखंड, चिल्का झील राज्य उड़ीसा, बुलर झील जम्मू कश्मीर और वेम्बा नद महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है वेम्बा नद। कहां है? महाराष्ट्र में नहीं है। तो कहां पर है वह? तो आपको याद रखना यह झील केरल में है, यह झील केरल में है, यह भी आपको याद रखना है। वेम्बा नद झील कहां पर है? तो केरल में है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लिख लीजिएगा, चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील है। और राज्य यहां पर सुमेलित है, उड़ीसा में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 विकल्प यहां पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले विकल्प के तौर पर, अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे विकल्प के तौर पर, दीनदयाल उपाध्याय तीसरे विकल्प के तौर पर और महात्मा गांधी चौथे विकल्प के तौर पर। हम प्रश्न को पुनः एक बार पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। इनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में बता भी आपको रखा है कि 31 अक्टूबर वर्ष 1875, यहां पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, वर्ष
1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई, 150वीं जयंती मनाई गई, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे हुए विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती 25 दिसंबर को, यह भी आपको याद रखना है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को मनाई जाती है, 25 सितंबर को मनाई जाती है अंत्योदय दिवस के रूप में, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है। और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हम एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ जो बचे वाले विकल्प है इन पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करें। सामान्य अध्ययन की जो हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचे, मात्र 10 प्रश्न तक यह श्रृंखला जो है वह सीमित ना रह जाए। तो आप यहां पर जान गए कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाई जाती है, 25 दिसंबर को मनाई जाती है। किस रूप में मनाई जाती है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 सितंबर को मनाई जाती है। और किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आप बताएंगे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। किस रूप में मनाई जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह भी आपको पता चल गया। अगर हम पेपर देने जाते हैं, अगर पेपर आसान आया तो वहां पर एक दिवस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पेपर के स्तर को थोड़ा बढ़ाया गया, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा एग्जामिनर के द्वारा बढ़ा दिया गया या आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया, तो वहां पर क्या होगा कि 4 महापुरुष दिए होंगे और 4 तिथियां दी होंगी और 4 दिवस दिए होंगे। तो इसमें से कुछ एक भी आ सकती, दो चीजें इसमें की आ सकती है और आपसे पूछा जाएगा सुमेलित करिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो वहां पर जो ये व्याख्या है वो निर्णायक सिद्ध होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए, विनीत जोशी को, रंजना प्रकाश देसाई को, अनिल चौहान को और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। विनीत जोशी जी यूजीसी के अध्यक्ष, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं, यहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। और अनिल चौहान जी वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। सीडीएस है अनिल चौहान जी, जो कि
बड़े वरिष्ठ पद पर आसीन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर है अनिल चौहान, ये भी याद रखना है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो पहले सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे। आप जान गए कि यूजीसी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो यूजीसी को कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विनीत जोशी। और हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब क्या है, रंजना प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान जी सीडीएस है भारत के। और आप ये भी जान गए कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी थे। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विषय से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वन या मैंग्रोव वन। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय वन उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाए जाते हैं। अब हम बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अल्पाइन वन कहां पाए जाएंगे, तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, या कहां पाए जाएंगे, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे, उच्च हिमालयी क्षेत्र में। सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे, तो संभावना कहां पर ज्यादा है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, यह भी आपको पता चल गया। और उष्णकटिबंधीय वन, जैसा कि प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाए जाएंगे। मैंग्रोव वन कहां पाए जाएंगे, तो समुद्री क्षेत्र में पाए जाएंगे इनको, यह समुद्री क्षेत्र में या समुद्र के किनारे पाए जाएंगे, ये भी याद रखना। ये तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाएंगे, ये ज्यादा सही रहेगा, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इनका एक नाम और है, इनको कहते हैं ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। और अधिकांशतः कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें से तमाम गैसें निकलती है पृथ्वी के भूगर्भ से, तो उन गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है जल वाष्प। जल वाष्प ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस है, यह भी आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी निकलती है, मीथेन का ये भी उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन निकलती है, तो सबसे ज्यादा निकलती है जल वाष्प। आज की यह श्रृंखला हमारी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम नई नई चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुपयोगी सिद्ध होंगी। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।